नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और एक साधारण विवेचना करेंगे जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, सुनने वाले को ये समझ में आ जाए कि ये है क्या। जब मानव अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय विधि के पार्ट में हम पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रसंविधाएँ हैं या जो अन्य जो प्रोविजंस निकल कर के आते हैं, जो परिषद निकल कर के आते हैं, तो ये उलझा देते हैं कि सबसे पहले हम यूएनओ के चार्टर को पढ़ें या ये मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को पढ़ें, क्योंकि देखिए पार्ट तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही है और ये निकल के भी अंतर्राष्ट्रीय विधि से ही आया है। अगर मानव अधिकारों की जब विवेचना करते हैं तो उसका प्रारूप अलग बदल जाता है, मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन जब हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आया। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की एक साधारण सी चर्चा कर लेते हैं और वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य में विश्व को शांति की तरफ ले जाने की बात कही गई थी और उसका जो चार्टर है उस चार्टर में सामाजिक और आर्थिक परिषद अनुच्छेद 68 के द्वारा ये कहता है कि मानव अधिकारों के संबंध में कार्य करे सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो इस प्रकार 29 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 29 जनवरी 1946 को महासभा ने आर्थिक और सामाजिक परिषद से कहा कि आप मानव अधिकारों के संबंध में एक कमीशन से अध्ययन करवाइए ताकि उसके ऊपर कुछ किया जाए, मतलब क्या हो, व्यवस्थित हो, चीज़ें शुरू हों। अब देखिए 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है और 46 में इस प्रकार से महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद को इस मानव अधिकार के संबंधित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये दिशा निर्देश देती है। तो अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 46 की बात है और 47 में, जनवरी के 47 में कमीशन क्या करता है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिषद से कमीशन से अध्ययन कराने की बात कही गई है। तो कमीशन क्या करता है कि 47 में एक प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को नियुक्त कर देता है और इसकी नियुक्ति के उपरांत 9 से 25 जनवरी 47 तक इसका पहला सत्र भी हो जाता है। अब देखिए जब पहला सत्र हो जाता है तो उसी सत्र में एक प्रारूप तैयार भी हो जाता है और जब प्रारूप तैयार हो जाता है तो जो आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय बिल की बात की थी मानव अधिकार के संबंध में। अब अंतर्राष्ट्रीय बिल का जिक्र मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि मैं पहले साधारण भाषा में आपको लेकर के चलूं कि ये जब ये अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम अंतर्राष्ट्रीय बिल को जब हम समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है क्या। क्योंकि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं कि ये बताइए कि मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या हैं, क्या थे, या फिर किस प्रकार से ये मानव अधिकार आया, या फिर जो 66 की प्रसंविधा है वो क्या है। तो जब हम इस व्यवस्था को समझेंगे तो हमको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक कमेटी नियुक्त कर देती है कमीशन और एक प्रारंभिक प्रारूप भी तैयार कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल का। और पहला जो सत्र है वो 9 जनवरी से 25 जनवरी 47 तक होता है। जो दूसरा जो सत्र है और जो 2 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलता है उसमें इस बिल पे विचार भी किया जाता है, इस प्रारूप पे एक विचार किया जाता है, लेकिन मत अलग अलग हो जाते हैं। तो वहीं से मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के जो कार्य हैं वो आरंभ होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो ये मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है ये आर्थिक और सामाजिक परिषद ने कमीशन के द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी नियुक्त की है और उस कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय बिल के संबंध में, जो कि महासभा ने कहा है मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के लिए एक कमेटी से अध्ययन कराएं, कौन, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इस प्रकार देखिए अब दूसरा सत्र होता है और उसमें किसी प्रकार के कोई सामंजस्य नहीं बन पाता है, एकमत नहीं हो पाते हैं। तो कमीशन एक निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है? वो कहता है कि एक काम करो, विधिक दायित्व वाले जो विनिर्दिष्ट अधिकार हैं अभी समय के साथ साथ, मतलब जो 66 की प्रसंविधा है उसके लिए, उसके साथ साथ एक घोषणा पत्र तैयार करो, सामान्य सिद्धांतों का घोषणा पत्र तैयार करो मानव अधिकारों के संबंध में। और उसको तैयार करने के बाद
जो दस्तावेज़ तैयार होगा उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बिल में शामिल कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं। अब चूंकि निर्णय नहीं बना, मत नहीं बना, तो कमीशन ने क्या किया, कहा कि जो विधिक दायित्व वाले विनिर्दिष्ट अधिकार दिए गए हैं हमारे पास, उनके लिए एक सामान्य सिद्धांतों की घोषणा का प्रारूप तैयार करो जो क्या हो, अभिसमय के साथ साथ हो। तो अब देखिए, तो ये तीनों मिल करके अंतर्राष्ट्रीय बिल बनाते हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा जो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होंगे। दूसरा कहता है मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के बारे में। और तीसरा कहता है कि उसके कार्यान्वयन के क्या उपाय होंगे। तो ये दस्तावेज़ तैयार करो, ये आ जाती है मतलब उस टाइम में कि किस प्रकार से मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बिल बनाई जाए। तो यानी कि यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वो मानव अधिकारों के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बिल का एक भाग है। इतनी क्लियर हो गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इतना ही। अभी अब इसके आगे हम चल करके देखते हैं कि किस प्रकार से मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को मंजूरी मिलती है। देखिए डेट्स आप समझिएगा कि अब क्या होता है कि ये जब तीनों दस्तावेज तैयार हो जाते हैं तो कमीशन क्या करता है कि इसके लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त करता है। वो कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट कमीशन को प्रस्तुत करता है इस विषय में, और फिर उस रिपोर्ट को कमीशन क्या करता है कि सभी सदस्य राज्यों को टीका टिप्पणी के लिए भेज देता है। राज्य सरकार जो भी उसमें टीका टिप्पणी किए रहती हैं उस पर प्रारूप समिति क्या करता है कि 3 मई से 21 मई 1948 द्वितीय सत्र में विचार करती है इस पे, और उसमें जो कुछ भी मतलब बदलाव करने होते हैं उसको करने के उपरांत कमीशन क्या करती है कि उसकी एक मतलब पूर्ण प्रारूप तैयार कर देती है। 1948 का जो तीसरा सत्र होता है उसमें जो प्रारूपण समिति है उस रिपोर्ट पर पूरी तरीके से विचार करती है और जो सामान्य सिद्धांतों की जो प्रारूप है उसकी घोषणा को स्वीकार कर लिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास इस चीज़ को भेज दिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद बिना मतदान के प्रारूप का जो घोषणा था उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे महासभा के पास भेज दिया जाता है। अब महासभा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंततः एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लेती है, और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में 48 सदस्य राज्य मतदान करते हैं और निर्विरोध बिना किसी विरोध के ये सदस्य राज्य इसको स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय 8 सदस्य राज्यों ने अपने आप को अनुपस्थित रखा इस स्वीकृति के विचारण के मतदान में। 8 सदस्य राज्य जो हैं वो उसकी अगर मैं मतलब विवेचना करूं तो इसको हम बाद में किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसको स्वीकृति दी और वो कौन से 8 राज्य हैं जो अपने आप को वोटिंग से इन्होंने अलग रखा। अब देखिए, जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, कमीशन ने 1947 से 48 तक का वक्त लिया तैयार करने में, और जब वो प्रस्ताव महासभा के पास पहुंचा तो उस प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया 10 दिसंबर 1948 को। ये डेट समझिएगा, ये पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब हम जान लेते हैं कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में ऐसा क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर संगठन बनता है तो उस संगठन में सर्वप्रथम उसके उद्देश्य होते हैं। विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, प्राण की मानवीय हानि हुई थी, तो उसको रोकने के लिए एक शांति का उद्देश्य रखा गया कि विश्व में शांति व्याप्त हो। तो इन सारे विषयों को ध्यान में रख करके मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाने थे। अब ये मानव अधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसका जो चार्टर है इसमें 30 अनुच्छेद हैं, और उन 30 अनुच्छेद को क्रमशः हम
जब पढ़ते हैं तो 1 और 2 को सामान्य अनुच्छेद मानते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि लिंग और जाति और धर्म के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, एक मतलब सामूहिक सम्मान की बात करेंगे और सामूहिक तौर पे एक दूसरे के मानवीय अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे, सम्मान देंगे। और जब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, यानी कि 3 से लेकर के 21 तक की अगर हम बात करते हैं, 3 से 21 तक की, तो इसमें सिविल और राजनीतिक बातें बताई गई हैं अधिकारों के संबंध में। और अगर इसके तीसरे क्रम में अगर देखें तो 22 से 27 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की गई है। और जो अंतिम है 28 से लेकर के 30 तक, उसमें सामान्यतः कुछ मतलब वैसी चीज़ें की गई हैं कि जो इनमें नहीं होगा उनको इसमें शामिल किया जाएगा, या फिर इसके लिए ये प्रयास किए जाएंगे। तो जो इसका चार्टर है मुख्यतः समान तौर पे यही कहता है कि ये एक सार्वभौमिक घोषणा है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को बताता है मानव अधिकार के संबंध में कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसको उसकी गरिमा है, उसके अधिकारों का सम्मान है, और एक तर्क विवेक संपन्न जो एक दूसरे के प्रति भाईचारा की भावना को बढ़ावा देने वाला है। देखिए, जिससे कि शांति बनी रहे, विश्व में शांति कायम रहे, यही यूएनओ का उद्देश्य था, और उसी के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता भी महसूस होती है। तो दूसरा अनुच्छेद ये प्रदान करता है कि किसी भी मतलब व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत में उसकी राष्ट्रीयता या फिर उसके मूल या फिर उसकी संपत्ति और उसकी परिस्थिति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये घोषणा में सीधा वर्णित है। अब अगर हम बात कर लें 3 से लेकर 21 के विषय में, तो उसमें कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, बताए गए हैं कि उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी दासता है उसको समाप्त की जानी चाहिए, दास व्यापार को रोकना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को यंत्रणा, निर्दय, अमानवीय या फिर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के अधिकारों की बात करता है ये राजनीतिक अधिकार। कुछ आगे हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर भी है तो भी उसको विधि के समक्ष समता का अधिकार है। देखिए, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन ये पहले की बात हो रही है। अब आगे देखिए, अब इस घोषणा के उल्लंघन में अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको उससे संरक्षण मिलना चाहिए। मतलब ये अधिकार होगा, मतलब एक विधिक आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपको ये अधिकार दे रहा है। और फिर आगे देखिए, सक्षम राष्ट्रीयता की भी बात की गई है कि न्यायाधिकरणों को एक प्रभावशाली उपाय प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए मानव अधिकारों के संबंध में। देखिए, जो गिरफ्तारी होती है उसमें किसी तरीके की मनमानी नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्टिस अगेंस्ट बायस को सीधा सीधा इसमें बता दिया गया है। जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो आगे देखिए, राजनीतिक अधिकार और कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता का भी अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने, परिवार बनाने का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वामित्व को स्थापित करने का होता है, मतलब सीधा सा संबंध है कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो विचार हैं, उसके जो विवेक हैं, जो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मत रखने एवं उसकी जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्ण एकत्रित होने, सभा करने का अधिकार है। देश के जो लोक सेवा होता है उसमें उसको प्रवेश करने का अधिकार है। देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार है। मतलब ये राजनीतिक अधिकारों की बात करता है। तो जो राजनीतिक अधिकार होते हैं उनकी मैंने एक शॉर्ट विवेचना की है। आगे अगर देखें तो जो इसका 22 से 27 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बताए गए हैं। तो इसमें मैं कुछ मतलब आपको बता देता हूँ। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, और सामाजिक सुरक्षा ही नहीं, उसकी आर्थिक सुरक्षा भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को उसके सांस्कृतिक, सामाजिक जो अधिकार हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा को बचाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरीके के अधिकार उसको दिए गए हैं, और ये क्या है, अपरिहार्य हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को फिर कार्य करने का, अथवा ये मान लीजिए कि अगर हम कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी पाने का अधिकार है, उसको अपनी जीविका पाने का अधिकार है। अगर वो किसी दशा में बेकारी से जूझ रहा है तो उसके विरुद्ध उसको संरक्षण मिलना चाहिए राज्य की तरफ से।
अब देखिए राज्य के ऊपर भी दायित्व अधिरोपित कर देती है ये। आगे देखिए, उचित और किसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं वो जितना काम कर रहा है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर दी गई है कि भाई किसी व्यक्ति को शोषित नहीं किया जा सकता। 10 रुपये का काम उसने किया है तो उसको 10 रुपये मिलना चाहिए, 8 रुपये नहीं मिलना चाहिए। फिर जैसे जीविका के अधिकार की बात मैंने की, शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। देखते हैं हमारे यहाँ राज्य क्या करती है कि 5 से या 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देती है, तो ये उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, इसीलिए देती है। तो सामान्य रूप में जो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसमें इन अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से विवेचना की गई है कि क्या क्या होंगे। और जैसे कि इसमें अंतिम और अगर जो मतलब लास्ट के अनुच्छेद हैं 30, 28, 29, 30, उसमें बताया गया कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसमें ये चीज़ शामिल हो जाएंगी। व्यवस्थित है ये तीनों कोटियाँ, मतलब समझने योग्य हैं। आगे अब हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिल से क्या अपने को प्राप्त हुआ और जो ये जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसने किस तरीके से विधिक स्वरूप लिया हुआ है और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की सरकारें मानती हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र के जो सिद्धांत हैं उसी पर जो आधारित संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय अधिकारों के संदर्भ में 50 से अधिक विधिक संलेख अपनाए हैं। मतलब जितने भी अभिसमय होते हैं, मतलब मेरा मतलब है कि जो प्रसंविधाएँ होती हैं उनके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। और इस संदर्भ में बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जो आंकड़ों के रूप में समझने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जनवध या फिर दास्ता, जनवध समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे जैसे मतलब वार क्राइम में बहुत लोग मारे जाते हैं, या फिर कोई दास्ता या फिर यंत्रणा, जातीय भेदभाव, शरणार्थियों के लिए संरक्षण, बच्चों महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, विस्थापित कर्मकारों, जैसे कोई यहाँ पे काम करने वाला है उसको यहाँ से हटा दिया गया है, वो अपने ही देश से विस्थापित मतलब होकर के किसी अन्य देश में जाकर के स्थापित होना चाहता है। ये राजनीतिक अधिकार भी है क्योंकि राष्ट्रीयता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। तो इस तरीके के जो जितने भी अभी समय हुए हैं उसमें इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। जब महासभा कोई सम्मेलन करती है किसी विषय के ऊपर और वो उसके ऊपर कोई प्रारूप तैयार करके उसके ऊपर कोई विधि बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाती है या व्यवस्था बनाती है कि ऐसा होना चाहिए, वो कोई संविदा करती है, तो उन विषयों में ये जो मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का योगदान साफ नज़र आता है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो अगर हम सिंपल तौर पे ये देखें कि जो प्रसंविदा है कौन सी, ये प्रसंविदा है मानसिक रूप से अविकसित लोगों के अधिकारों पर घोषणा, 1971 की प्रसंविदा है ये। और अगर हम ये देखें कि एक 63 में हुआ था कि जो सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं यानी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं उनको समाप्त करने के लिए 1963 में, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1969 में ये जो घोषणाएं मतलब जो आई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के उपबंधों को ध्यान में रख करके लाई गई हैं। मतलब अगर कार्यों की बात करें तो यूएनओ के कार्य जो हैं वो बहुत व्यापक हैं, और अगर सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद की बात करें तो इसमें जितने अनुच्छेद दिए गए हैं, इसके जो उद्देश्य दिए गए हैं, ये पूर्ण रूप से मानव अधिकारों को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। और इसी के अनुसार फिर आप आगे जब जाएंगे तो प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लिए जो कानून बनाती है, जो आयोग भारत में जो आयोग बनाया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो उसमें भी इन सिद्धांतों को लिया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विधि इसलिए कही जाती है क्योंकि मानव प्रत्येक राज्य में निवास करता है और प्रत्येक राज्य में मानव को संरक्षण मिलना चाहिए। और चूँकि मानव एक ही है, राज्य बटे हुए हैं, इसीलिए संपूर्ण मानव के विकास के लिए ये मानव अधिकार आवश्यक हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में इसकी अधिकारिता है। अब अंतर्राष्ट्रीय अधिकारिता इसकी इस वजह से भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसंविदाएँ होती हैं, जैसे बहुत सारे देश एक साथ मिल जाते हैं और वहाँ पे कोई किसी कार्य को करने के लिए, विश्व शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, विश्व के विकास के लिए कोई अगर मुद्दा ऐसा आता है, उसके लिए कोई कानून बनता है, तो
वो पर संविदाओं के माध्यम से विधिक स्वरूप पा लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक सोर्स भी है ये। तो इसलिए मानव अधिकारों के संबंध में जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसका एक प्रमुख स्थान है। और जब मानव अधिकार होंगे तभी मानव अपने विकास को सुनिश्चित कर सकता है। तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का एक विधिक महत्व है। और हालांकि इसमें बहुत तरीके के भेदभाव हैं, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय विधि को ही बहुत सारे विधि शास्त्री ये कहते हैं कि ये एक कमज़ोर विधि है, तो इसके ऊपर भी विवेचना होना स्वाभाविक है। तो इस पर बहुत सारी विवेचनाएं हुई हैं। जब ये घोषणा होती है तो इस घोषणा को 1948 में पारित कर दिया जाता है, और वो तब इतनी बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन आज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विषय है उसमें इंडिविजुअल को भी शामिल किया गया है, यानी व्यक्तिक भी हो गई है। तो आज इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, और इसकी जो विधिक परिप्रेक्ष्य है वो पूर्ण रूप से अधिरोपित कर देता है कि मानव अधिकारों का संरक्षण होना ही चाहिए। और आप देखते हैं कि आज के डेट में विश्व मतलब सभी प्रकार से सतर्क रहता है कि मानव अधिकारों को संरक्षण मिले, और कार्य भी हो रहे हैं। देखिए, मानव अधिकार के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति हुए थे जो भारतीय मूल के थे, नरेंद्र सिंह। और उनके मत के अनुसार ये कहा गया है कि देखिए जो महासभा की एक सिर्फ जो ये प्रस्तावना है, ये जो चार्टर है, ये क्या करता है कि ये केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि ये प्रसार का तथा इसके चार्टर की गरिमा है। मतलब समझ रहे हैं कितनी मतलब डीप बात कही उन्होंने ये कहा कि ये जो घोषणा है ये महासभा का केवल एक प्रस्ताव या चार्टर या फिर कोई चार्टर का प्रसार है, तथा इसमें चार्टर की गरिमा है, मतलब अपनी इसकी गरिमा है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर घोषणा का अगर उल्लंघन होता है तो वो सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। और जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल अगर मतलब रिलेशन है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को मानना चाहिए, और तभी विधि माना जा सकता है। तो विधि के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए या फिर विधि की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। कोई चीज़ माने या ना माने वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर बात करते हैं हम कि हम किसी सिद्धांत को मानते हैं और सिद्धांतों की अपनी एक अलग वैल्यू है, तो मानव अधिकार स्वरूप जो सिद्धांत हैं वो मानने योग्य नहीं है, बल्कि अधिरोपित भी होते हैं आपके ऊपर। आपका दायित्व है कि आप उसको माने। इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बिल को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो पृष्ठभूमि है उसको जानेंगे। धन्यवाद।